श्रोताओं का आज के इस विस्तृत समाचार विश्लेषण में स्वागत है। एक शांत पेशेवर और पूरी तरह से निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आज हम वर्तमान, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं की गहराई में जाएंगे। जी, और आज का ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है, जिनका मूल मंत्र है पावरिंग इंटेलिजेंस। बिल्कुल। और ये जो विस्तृत विश्लेषण आप सुन रहे हैं, ये स्टाइलो न्यूज़ द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये एक बहुत ही अत्याधुनिक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। आज के हमारे इस विशेष बुलेटिन का जो शीर्षक है वो है डिजिटल युद्ध क्षेत्र का विस्तार, रूस, चीन और एआई वैश्विक खतरे को नया आकार दे रहे हैं। हम मुख्य रूप से साइबर डोमेन यानी जो इंटरनेट और डिजिटल सुरक्षा की दुनिया है उसमें हो रही हलचलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और आज की तारीख है 3 मार्च 2026। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पहले हमारे स्रोतों के बारे में कुछ स्पष्ट करना आवश्यक है। स्टाइलो न्यूज़ ऐप जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो दरअसल स्टाइलो इंटेल ऑप्स नामक एक बेहद जटिल सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। इसका मतलब ये है कि ये तकनीक मूल रूप से सरकार, सेना और बड़े व्यवसायों के उद्यम संचालन के लिए डिजाइन की गई थी। जी, लेकिन अब श्रोताओं के पास एक ऐसे शक्तिशाली उपकरण तक अद्वितीय पहुंच है जिससे विश्व स्तर के निर्णय निर्माताओं की सहायता के लिए बनाया गया है। तो हमारा आज का मिशन इन भारी भरकम और जटिल साइबर रिपोर्टों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को समझना है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पिछले 2 हफ्तों में वैश्विक स्तर पर साइबर घटनाओं का एक बहुत ही स्पष्ट और तथ्यात्मक रूप से चिंताजनक पैटर्न सामने आया है। और हम यहाँ बिना किसी पक्षपात के केवल रिपोर्ट किए गए तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। राज्य प्रायोजित साइबर हमलों में, यानी ऐसे हैक जो सीधे तौर पर किसी देश की सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, उनमें भारी वृद्धि देखी गई है। अगर हम रूस से जुड़े हालिया गतिविधियों पर नजर डालें तो पोलैंड के ऊर्जा ग्रिड और उनकी नवीकरणीय ऊर्जा साइटों पर बड़े हमले हुए हैं। और ये हमले बर्सर्क बेयर और सैंडवर्म नामक हैकिंग समूहों द्वारा किए गए हैं। इस घटना की गंभीरता को समझना जरूरी है। ऊर्जा ग्रिड पर हमले का मतलब सिर्फ इंटरनेट बंद होना नहीं है। इसका सीधा असर हमारी बिजली आपूर्ति पर पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि पोलैंड के अधिकारियों ने बताया है कि वे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पूरी तरह ठप होने से बचाने में सफल रहे, लेकिन ये हमले एक तरह का परीक्षण प्रतीत होते हैं, एक टेस्ट रन की तरह। और इसके ठीक बाद रोमानिया के जल संसाधन और तेल पाइपलाइनों पर क्विलिन और जेंटलमैन समूहों द्वारा हमले किए गए। जी, इन हमलों का समय बहुत सोच समझकर चुना गया था। सर्दियों के चरम भार के दौरान जब ऊर्जा और पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये केवल सिस्टम हैक करना नहीं है, बल्कि ये आम नागरिकों के जीवन को उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश है जब वो सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। सहमत हो। औतन केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन भी अब इस डिजिटल युद्ध क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं। जैसे इटली और ऑस्ट्रिया में, जहां 2026 शीतकालीन ओलंपिक यानी मिलान कॉर्टिना खेल होने वाले हैं, वहां की वेबसाइटों पर नो नेम 057 समूह द्वारा बड़े पैमाने पर DDoS हमले किए गए हैं। और साथ ही जर्मनी में डॉयचे बान रेलवे नेटवर्क पर भी ऐसे ही हमले हुए हैं। यहाँ DDoS या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस को सरल भाषा में समझना मददगार होगा। जी बताइए। कल्पना कीजिए कि किसी दुकान के दरवाजे पर अचानक हजारों लोग एक साथ आ जाएं, जिन्हें कुछ खरीदना नहीं है, बस वे दरवाजा जाम करना चाहते हैं ताकि असली ग्राहक अंदर न जा सकें। वेबसाइटों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। बिल्कुल। हैकर्स नकली ट्रैफिक की इतनी भारी बाढ़ भेजते हैं कि रेलवे नेटवर्क या ओलंपिक की वेबसाइटें क्रैश हो जाती हैं। इन घटनाओं के बाद इतालवी विदेश मंत्री ने सुरक्षा के लिए 6000 कानून प्रवर्तन कर्मियों को तैनात करने की घोषणा की है। ये तो हुई रूस से जुड़ी घटनाओं की बात। अब यदि हम तथ्यों के आधार पर चीन से जुड़ी गतिविधियों की ओर मुड़ें तो एक अलग तरह की रणनीति दिखाई देती है। गूगल की साइबर सुरक्षा टीम ने हाल ही में UNC 2814 और जिसे गैलियम भी कहा जाता है नामक एक चीनी समर्थित जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है। ये नेटवर्क कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। ये 42 देशों में दूरसंचार और सरकारी संस्थाओं को अपना निशाना बना रहा है। रूस जहां बुनियादी ढांचे को बाधित करने पर केंद्रित नजर आता है, वहीं चीन से जुड़ी रिपोर्टें जासूसी और डेटा संग्रह की ओर इशारा करती हैं। 42 देशों के दूरसंचार नेटवर्क में सेंध लगाने का मतलब है कि वे वैश्विक संचार के एक बड़े हिस्से की निगरानी करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और बड़ा मामला अमेरिका के टेक्सास राज्य का है।
टेक्सास ने राउटर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी TP-Link पर मुकदमा दायर कर दिया है। जी हाँ, और इस मुकदमे का आधार ये आरोप है कि TP-Link के उपकरण संभावित रूप से चीनी सरकार की निगरानी को सक्षम कर रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि कंपनी ने इन सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है। लेकिन ये स्थिति दिखाती है कि सरकारों का अविश्वास अब केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि हार्डवेयर यानी हमारे घरों में लगे इंटरनेट राउटर तक पहुंच गया है। बिल्कुल। इसी बीच फिलीपींस की सेना ने भी क्षेत्रीय विवादों के चलते चीन आधारित साइबर हमलों में भारी वृद्धि की चेतावनी जारी की है। और ये केवल अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं है, मध्य पूर्व में भी साइबर गतिविधियां अपने चरम पर हैं। इजराइल ने हाल ही में ईरानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े सैकड़ों परिष्कृत फिशिंग हमलों और डेटा चोरी के प्रयासों को विफल करने की रिपोर्ट दी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम आधुनिक हाइब्रिड युद्ध के दौर में जी रहे हैं। इस हाइब्रिड युद्ध शब्द को थोड़ा और खोलते हैं, इसका असल मतलब क्या है? हाइब्रिड युद्ध का मतलब है कि अब युद्ध केवल सीमाओं पर सैनिकों और टैंकों से नहीं लड़ा जा रहा है। इसमें अर्थव्यवस्था, सूचना और सबसे महत्वपूर्ण साइबर स्पेस शामिल हो गया है। आज किसी देश को कमजोर करने के लिए उस पर बम गिराने की जरूरत नहीं है। जी, बस उसकी बैंकिंग प्रणाली, रेलवे नेटवर्क या पावर ग्रिड को डिजिटल रूप से पंगो बना देना ही काफी है। ये जासूसी करने और भू राजनीतिक विरोधियों को अस्थिर करने का एक प्राथमिक और कम लागत वाला रणनीतिक उपकरण बन गया है। यहाँ ये विषय वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस पूरे परिदृश्य में एक नई और बेहद ताकतवर चीज जुड़ गई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। बिल्कुल। इन रिपोर्टों के अनुसार AI अब केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं रह गया है, ये साइबर सुरक्षा के इस खेल में एक दोहरी और बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अगर हम AI संचालित हमलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये चौंकाने वाला है। भारत में वर्तमान में शिक्षा और सरकारी क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए प्रति सप्ताह 3100 से अधिक AI संचालित साइबर हमले देखे जा रहे हैं। ये आंकड़ा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि AI ने हैकिंग को ऑटोमेटिक कर दिया है। पहले एक हैकर को किसी सिस्टम में कमजोरी खोजने के लिए हफ्तों कोड पढ़ना पड़ता था। अब एक AI प्रोग्राम कुछ ही सेकंड में हजारों सिस्टम्स को स्कैन करके उनमें कमजोरियां ढूंढ सकता है और खुद ही हमला लॉन्च कर सकता है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जो रक्षा से जुड़ा है, और ये एक राहत की बात भी है। संयुक्त अरब अमीरात की हालिया रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने AI संचालित संगठित आतंकवादी साइबर हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। इसका मतलब है कि AI का उपयोग केवल तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा करने के लिए भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि अब लड़ाई इंसानों के बीच नहीं, बल्कि मशीन बनाम मशीन के बीच हो रही है। हमलावर का AI सिस्टम्स में कमजोरी खोजता है और रक्षक का AI उस कमजोरी को हैक होने से पहले ही पहचानकर उसे बंद कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया ने साइबर सुरक्षा के बाजार में एक भूचाल सा ला दिया है। और इस भूचाल का सबसे ताज़ा उदाहरण है अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड कोड सिक्योरिटी नामक नया AI टूल। बताया जा रहा है कि ये टूल सॉफ्टवेयर की कमजोरियों की इतनी तेजी से पहचान करता है कि इसने पारंपरिक साइबर सुरक्षा कंपनियों के व्यापार मॉडल को ही चुनौती दे दी है। बाजार में इस बात की गंभीर चर्चा है कि एंथ्रोपिक जल्द ही अपना IPO ला सकता है, जो उद्योग की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। AI की ये दोहरी प्रकृति, जहां वो दुर्भावनापूर्ण कोड भी लिख रहा है और उसी कोड को बेअसर करने का सबसे प्रभावी साधन भी बन रहा है। ये आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा का आधार तय करेगी। अब आइए इन वैश्विक घटनाओं के राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का निष्पक्ष विश्लेषण करें। ये घटनाएं सुनने में बहुत बड़ी और दूर की लग सकती हैं, लेकिन इनका असर सीधा आम जनजीवन पे पड़ रहा है। सबसे प्रमुख उदाहरण डेनमार्क का है। डेनमार्क के कोगे में एक जल सुविधा पर साइबर हैकिंग हुई। इसके बाद डेनमार्क की सरकार ने जो कदम उठाया है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने शीत युद्ध के दौर के बाद के अपने सबसे बड़े कुल आपातकालीन तैयारी ढांचे की घोषणा की है। इस घोषणा के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। एक बेहद विकसित और सुरक्षित माने जाने वाले देश की सरकार ने अपने नागरिकों से आधिकारिक तौर पर आग्रह किया है कि वो किसी भी संभावित संकट की स्थिति में 72 घंटे तक आत्मनिर्भर रहने के लिए तैयारी करें। 72 घंटे यानी 3 दिन। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार ये मान रही है कि कोई बड़ा साइबर हमला पूरे देश के पावर ग्रिड, पानी की आपूर्ति या संचार नेटवर्क को 3 दिनों तक ठप कर सकता है। और इस दौरान नागरिक सरकारी मदद पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते।
ये आधुनिक दुनिया में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और ये प्रभाव केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, डेटा सुरक्षा भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। फ्रांस से आई रिपोर्टों के अनुसार वहां के कर महानिदेशालय से लगभग 1.2 मिलियन यानी 12 लाख करदाताओं का संवेदनशील डेटा चोरी हो गया है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसके कारण इतनी बड़ी आबादी पर अब पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी का सीधा खतरा मंडरा रहा है। डेटा चोरी के अलावा एक और बड़ी समस्या है साइबर स्वच्छता की कमी। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना स्थित केप फियर क्षेत्र के नगर पालिकाओं की रिपोर्ट इसका सटीक उदाहरण है। वहां के कर्मचारियों की कमजोर साइबर स्वच्छता के कारण, जैसे कि किसी अज्ञात या संदिग्ध ईमेल के लिंक पर क्लिक कर देना, साइबर अपराधियों ने लाखों डॉलर का चूना लगा दिया। इसे हम फिशिंग कहते हैं, जहां अपराधी एक भरोसेमंद व्यक्ति या संस्था का रूप धरकर आपको धोखा देते हैं। ये दर्शाता है कि दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक भी काम नहीं आएगी अगर सिस्टम का उपयोग करने वाला इंसान जागरूक नहीं है। विभिन्न देशों के निर्णय निर्माता तेजी से नई रणनीतियां लागू कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ प्रमुख समाधानों को देख रहे हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी और इजराइल वर्तमान में एक नए साइबर डोम समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इजराइल के पास AI आधारित खतरे का पता लगाने वाली उन्नत विशेषज्ञता है, जिसका उपयोग अब इस समझौते के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया और कई वैश्विक वित्तीय बाजार जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को अपना रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बदलाव है। नहीं, पहले सिस्टम ऐसा था कि अगर आप एक बार सही पासवर्ड डालकर नेटवर्क के अंदर आ गए तो सिस्टम मान लेता था कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन जीरो ट्रस्ट का मतलब है किसी पर कभी भरोसा मत करो। नेटवर्क के अंदर होने के बावजूद हर एक कदम पर, हर एक फाइल को खोलने पर सिस्टम आपकी पहचान जांचेगा। यह एक बहुत ही सख्त लेकिन आज के समय में आवश्यक कदम है। अमेरिका में भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहां की साइबर सुरक्षा एजेंसी सिसा ने संघीय एजेंसियों को पुराने नेटवर्क उपकरणों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। पुराना उपकरण यानी ऐसी तकनीक जिसे अब सुरक्षा अपडेट नहीं मिलते और वे हैकर्स के लिए खुले दरवाजे की तरह होते हैं। दूसरी ओर रूस ने एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने हालिया साइबर विफलताओं के लिए सीधे बैंक प्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराने की पहल की है। यानी अगर बैंक हैक होता है तो अब सिर्फ IT विभाग नहीं बल्कि बैंक के प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्होंने स्मार्ट होम उपकरणों के लिए नए गोस्ट मानक स्थापित किए हैं। इन राष्ट्रीय पहलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा है। स्वीडन और यूक्रेन ने हाल ही में रूसी साइबर युद्ध का मुकाबला करने के लिए एक 5 साल के लंबे साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दिखाता है कि देश अब समझ गए हैं कि साइबर स्पेस में अकेले लड़ना संभव नहीं है। इन सभी सरकारी पहलों और बढ़ते खतरों के बीच जनता की राय क्या है, ये जानना भी जरूरी है। रिपोर्टों के अनुसार निके पॉलिटिशियन और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भावनाओं का विश्लेषण किया गया है। तथ्य यह दर्शाते हैं कि आम जनता के बीच अपने व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता को लेकर बहुत गहरी चिंता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी चिंता के कारण लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाली सरकारी पहलों का व्यापक रूप से समर्थन कर रहे हैं। जैसे डेनमार्क की कुल आपातकालीन तैयारी योजना को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा मौजूदा तकनीकी बुनियादी ढांचा इन उन्नत हाइब्रिड हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त है, या हम केवल आने वाले खतरे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं बजाय इसके कि हम उसके लिए पहले से तैयार हों? ये सवाल हमें उन कमजोरियों की ओर ले जाता है जो सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हैकिंग सिर्फ कंप्यूटर या सर्वर की होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल की सुरक्षा रिपोर्टों ने आधुनिक वाहनों की सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। टेस्ला और सुबारू जैसे प्रमुख वाहनों में रिमोट ईमेल हैकिंग की कमजोरियां सामने आई हैं। यह सुनना किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन आज की कारें पहिरों पर दौड़ते हुए कंप्यूटर हैं। अगर उनमें इंटरनेट है तो उन्हें हैक किया जा सकता है। एक कमजोर ईमेल सिस्टम के जरिए कार के कंट्रोल तक पहुंचना संभव है। यही कारण है कि यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 2027 तक सभी नए वाहनों के लिए सख्त वाहन सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। और ये बात केवल कारों तक सीमित नहीं है। गूगल ने एक बहुत ही परेशान करने वाला तथ्य जारी किया है। वैश्विक स्तर पर लगभग 1 बिलियन यानी 1 अरब एंड्रॉयड उपकरण ऐसे हैं जिन्हें अब सुरक्षा अपडेट नहीं मिल रहे हैं। ये पुराने फोन या टैबलेट हो सकते हैं जो आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया भर में 1 अरब उपकरण ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था पुरानी पड़ चुकी है।
और वे संभावित हैकिंग के लिए पूरी तरह खुले हुए हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जो स्रोत हमने आज खंगाले हैं वे भविष्य की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले समय में हमें कुछ विशेष घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। पहला, आयरलैंड की आगामी EU प्रेसिडेंसी। रिपोर्टों के अनुसार इस दौरान राजनीतिक संस्थाओं पर साइबर हमलों की उच्च संभावना है, क्योंकि ये यूरोप के निर्णयों को प्रभावित करने का एक बड़ा अवसर होगा। दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि AI आधारित सुरक्षा उपकरणों को अब केवल बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर अपनाया जाएगा। पुराने एंटीवायरस अब काम नहीं करेंगे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे जर्मनी अपने स्मार्ट ग्रिड को सुरक्षित करने के लिए कर रहा है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विकेंद्रीकृत नियंत्रण प्रणालियों का विकास। इसका मतलब है कि सिस्टम को ऐसे बांटा जाएगा कि अगर कोई एक हिस्सा हैक हो भी जाए तो पूरा देश या शहर अंधेरे में न डूबे। बिल्कुल सही। अब हमारे आज के समाचार के इस शांत और गंभीर 60 के दशक के एंकर स्वर से बाहर आते हुए चलिए थोड़ी सीधी बात करते हैं। जी बिल्कुल। हमने शुरुआत में स्टाइलो न्यूज का जिक्र किया था, जिसने आज के इस पूरे इंटेलिजेंस स्तर के विश्लेषण को हमारे लिए तैयार किया है। अच्छी खबर यह है कि स्टाइलो न्यूज केवल बड़े निगमों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से डाउनलोड कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऐप आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स जैसे प्लेटफॉर्मों से जानकारी इकट्ठा करके देता है। आप अपनी पसंद के अनुसार व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली के समाचार ब्रीफ को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ वही खबरें मिलेंगी जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, वो भी पूरी सटीकता के साथ। हो रहे बदलावों से एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप आज ही www.stylonews.com पर जाएं और स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें। इस लंबी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण ने आपको आज के साइबर परिदृश्य को एक नए नजरिया से देखने में मदद की होगी। आप सभी श्रोताओं से ये भी आग्रह है कि भविष्य के गहन विश्लेषण के लिए अपने पसंदीदा विषयों का अनुरोध हमें जरूर भेजें। और हाँ, रोजाना के अपडेट्स और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। कार्यक्रम के समापन पर हम आपके विचार करने के लिए एक अंतिम और शायद थोड़ा उत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। आज हमने देखा कि AI कैसे हैकिंग कर रहा है और AI ही कैसे हमें बचा भी रहा है। तो ऐसे भविष्य में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही अत्यधिक परिष्कृत, दुर्भावनापूर्ण कोड लिख रही है और AI ही उसे पलक झपकते बेअसर कर रही है, क्या अंततः हम इंसान अपनी ही साइबर सुरक्षा के इस तेज खेल में महज दर्शक बनकर रह जाएंगे? सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए विदा।